नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। हम लोग बात करेंगे झारखंड पीजीटी के अंतर्गत पूछे जाने वाले ऐसे प्रश्नों को जो कि परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज हम लोग बात करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का, जो कि लगभग यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस, केवीएस सभी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। आपको आज के इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ऐसा हमें उम्मीद है। आज का जो पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? राहुल सांकृत्यायन, डॉक्टर नागेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, आप बिल्कुल समझ गए होंगे, इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस प्रश्न पर आधारित और महत्वपूर्ण तथ्यों को जानते हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित साहित्य इतिहास ग्रंथ है। हिंदी साहित्य की भूमिका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित साहित्य इतिहास ग्रंथ है। इन्होंने ही हिंदी साहित्य का आदिकाल तथा हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास नामक साहित्य इतिहास ग्रंथ भी लिखा है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, गरसाद तासी के इतिहास ग्रंथ द ला लिटरेच्योर एंदोई ए हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? पहला संस्करण तो आपको पता होगा, आपको दूसरा बताना है। 1848 ईस्वी, 1868 ईस्वी, 1871 ईस्वी, 1888 ईस्वी। बताइए इसका उत्तर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। इस प्रश्नों के उत्तर के संबंध में और महत्वपूर्ण तथ्यों को जानते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान गरसाद तासी ने किया। इन्होंने इस्तवार द ला लिटरेच्योर एंदोई ए हिंदुस्तानी शीर्षक फ्रेंच भाषा में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लिखा, जो कि 1839 में प्रथम इतिहास ग्रंथ 1839 में लिखा, प्रकाशित हुआ। इसके द्वितीय भाग का प्रकाशन 1847 ईस्वी में हुआ। इस ग्रंथ के द्वितीय संस्करण की अगर बात किया जाए, जो कि आपके प्रश्न थे अभी, द्वितीय संस्करण का प्रकाशन 1871 ईस्वी में हुआ, जो कि 3 भागों में विभक्त हो गया। कौन कौन सा 3 भाग, उसे भी जानना बहुत जरूरी है। इसके बाद अन्य महत्वपूर्ण तथ्य को जानना जरूरी है। गरसाद तासी, यहाँ पर आप देख रहे हैं, इस्तवार द ला लिटरेच्योर एंदोई ए हिंदुस्तानी। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है? इनका साहित्य इतिहास ग्रंथ ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में मुद्रित हुआ था। कहाँ पर? पेरिस में। इसे भी आप याद रखेंगे। इस ग्रंथ में हिंदी व उर्दू के अनेक कवियों का वर्णन अंग्रेजी वर्णक्रम में है। हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का वर्णन अंग्रेजी वर्णक्रम में है। इस ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदुई साहित्य का इतिहास शीर्षक से किया। हिंदुई साहित्य का इतिहास शीर्षक से किसने किया? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने क्या किया? अनुवाद। ठीक है। फिर आगे है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जॉर्ज ग्रियर्सन। हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहास ग्रंथ। ठीक है। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किनकी रचना है? जॉर्ज ग्रियर्सन की। भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल की है। उसके बाद शिव सिंह सरोज, जो कि शिव सिंह सेंगर की है। और मिश्र बंधु विनोद मिश्र बंधु की है। मिश्र बंधु में कौन कौन आते हैं? गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। इन लोग क्या किए? हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहास ग्रंथ को लिखे। इसे भी आप महत्वपूर्ण समझकर याद करेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? बहुत अच्छा प्रश्न है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? आज की इस वीडियो की श्रृंखला में मात्र 10 प्रश्न हैं, लेकिन 10 प्रश्न में ही आपका कम से कम 50 प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। इसलिए वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहेंगे और सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? जॉर्ज ग्रियर्सन ने, गरसाद तासी ने, रामचंद्र शुक्ल ने, मिश्र बंधु ने। बताइए इसका उत्तर। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, यानी गरसाद तासी।
इस प्रश्न से बनने वाले महत्वपूर्ण तथ्य को जानते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात गारसाद तासी ने किया, जिन्होंने फ्रेंच भाषा में, किस भाषा में, फ्रेंच भाषा में इस्तवार द ला लिटरेचर एंदोई ए हिंदुस्तानी ग्रंथ लिखा। इसमें हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण वर्णानुक्रम अनुसार दिया गया है। इसका प्रथम भाग 1839 में और द्वितीय भाग 1847 में राम कुमार वर्मा के अनुसार 1846 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसे भी महत्वपूर्ण समझ के याद रखेंगे। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो सन 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के, कहाँ के, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ, जो कि इतिहास न होते हुए भी सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कहा जा सकता है। इसमें लेखक ने कवियों और लेखकों का कालक्रमानुसार वर्गीकरण करते हुए उनकी प्रवृत्तियों को भी स्पष्ट करने का प्रयास किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बाबू गुलाब राय एवं साहित्य कोश भाग 2 के अनुसार जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन 1889 ईस्वी में हुआ, याद रखेंगे। अगला है, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं कौन? जोशुआ केटलर, किशोरी दास वाजपेयी, जॉर्ज ग्रियर्सन, कामता प्रसाद गुरु। बताइए इसका उत्तर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, जोशुआ केटलर। आपको बता दें कि इस 10 प्रश्न में अगर आप 5 प्रश्न भी सही कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि आप वास्तव में पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के स्तर आपको तेज़ी से बढ़ रही है और आप वास्तव में होनहार हैं, इसलिए आप इस प्रश्नों का उत्तर सही से दे पा रहे हैं। तो ये जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, जोशुआ केटलर। इस प्रश्न से संबंधित और महत्वपूर्ण तथ्य को जानते हैं। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान जोहान्स जोशुआ केटलर डच ईस्ट इंडिया कंपनी के राजदूत बनकर भारत आए थे। क्या बनकर भारत आए थे? डच ईस्ट इंडिया कंपनी के राजदूत बनकर भारत आए थे। उन्होंने अपने देशवासियों को भारत में व्यावसायिक सुविधा की दृष्टि से हिंदी का सामान्य ज्ञान कराने के लिए व्याकरण की पुस्तक हिंदुस्तानी ग्रामर लिखी थी। कौन सी पुस्तक लिखी थी? जो कि व्याकरण की थी, हिंदुस्तानी ग्रामर। क्यों लिखी थी? व्यावसायिक सुविधा की दृष्टि से हिंदी का सामान्य ज्ञान कराने के लिए, जो कि सन 1715 ईस्वी में के आसपास प्रकाशित हुई। इस ग्रामर की रचना डच भाषा में, किस भाषा में? डच भाषा में की गई थी। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में इस पुस्तक का तथा उसके लेखक का संक्षिप्त परिचय दिया। किस पुस्तक में? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में। कामता प्रसाद गुरु ने हिंदी का प्रामाणिक व्याकरण लिखा। अगर हिंदी का प्रामाणिक व्याकरण की बात किया जाए तो किनका है? कामता प्रसाद गुरु का, जो कि सन 1943 ईस्वी में पंडित किशोरी दास वाजपेयी का ब्रज भाषा व्याकरण प्रकाशित हुआ। इसके बाद वाजपेयी जी अच्छी हिंदी का नमूना 1948 ईस्वी में, फिर ब्रज भाषा का प्रथम व्याकरण 1949 ईस्वी में, हिंदी निरुक्त 1949 ईस्वी में तथा हिंदी शब्द अनुशासन 1958 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, जो कि सभी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। इसे भी आप याद रखेंगे। फिर है अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? शिव सिंह सेंगर को, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को, जॉर्ज ग्रियर्सन को और मिश्र बंधु को। बताइए इसका उत्तर। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसे है? व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को जानते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को है। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास सन 1929 ईस्वी में लिखा, जो कि मूलतः नागरिक प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था तथा जिसे आगे परिवर्धित एवं विस्तृत करके स्वतंत्र पुस्तक का रूप दे दिया गया। इस प्रकार से
इस प्रश्न का ये जो तथ्य है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? हिंदी साहित्य का काल विभाजन किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम मिलता है? शिव सिंह सेंगर, महेश दत्त शुक्ल, मौलवी करीमुद्दीन, जॉर्ज ग्रियर्सन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, जॉर्ज ग्रियर्सन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न परीक्षा की दृष्टि में और पूछा गया प्रश्न है। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन है। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा किया गया काल विभाजन इस प्रकार है, जिसे जानना बहुत जरूरी है। चारण काल 700 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक, 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण काल, फिर जैसे कि प्रेम कविता, फिर ब्रज का कृष्ण संप्रदाय 1500 से 1600 ईस्वी, मुगल दरबार, फिर तुलसीदास, फिर रीति काव्य 1580 से 1692 ईस्वी। इसके बाद है तुलसी के अन्य परवर्ती 1600 से 1700 ईस्वी, 18वीं शताब्दी, फिर है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, फिर विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। ये महत्वपूर्ण तथ्य आपको याद रखना है, बार बार रिवीजन करते रहना है। फिर है अगला प्रश्न, मिस्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है कब? मिस्र बंधु ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित कब की है? संवत 1890 विक्रम संवत 1925 तक, संवत 1391 से विक्रम संवत 1889 तक, और संवत 1890 से विक्रम संवत 1925 तक, और संवत 1791 से विक्रम संवत 1889 तक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, संवत 1890 से विक्रम संवत 1925 तक। आइए जानते हैं इसका विस्तार पूर्वक। इस प्रश्न का उत्तर जो है विकल्प ए सही हो जाएगा, और इसका विस्तारित रूप अगर देखेंगे, महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे, तो मिस्र बंधु पंडित श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी तथा गणेश बिहारी ने अपनी पुस्तक मिस्र बंधु विनोद हिंदी साहित्य इतिहास का काल विभाजन इस प्रकार किया है। किस प्रकार? पहला आरंभिक काल, माध्यमिक काल, अलंकृत काल, फिर इसके अलावा है अज्ञात काल और परिवर्तन काल। तो आपको परिवर्तन काल पूछा गया था। तो प्रारंभिक काल में पूर्व प्रारंभिक काल 700 से 1343 विक्रम संवत, पूर्वारंभिक काल 700 से 1343 विक्रम संवत, फिर है उत्तरारंभिक काल, उत्तरारंभिक काल 1343 से 1444 विक्रम संवत, फिर है माध्यमिक काल, पूर्व माध्यमिक काल 1445 से 1560 विक्रम संवत, फिर है प्रौढ़ माध्यमिक काल 1561 से 1580 विक्रम संवत। उसके बाद है अलंकृत काल, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, इसे जानना। पूर्व अलंकृत काल 1681 से 1790 विक्रम संवत, फिर है उत्तरालंकृत काल 1791 से 1889 विक्रम संवत। इसके बाद है एक अज्ञात काल, जिसका कोई ईस्वी नहीं है, न कोई विक्रम संवत भी नहीं है। परिवर्तन काल 1890 से 1925 विक्रम संवत, जो कि आपके प्रश्न थे और उसका उत्तर है। फिर है 1926 विक्रम संवत से अब तक परिवर्तन काल ही चल रहा है, जो कि आरंभिक काल को आदिकाल, माध्यमिक काल को भक्ति काल, अलंकृत काल को रीतिकाल तथा परिवर्तन काल को आधुनिक काल कहते हैं। इसे भी याद रखेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, नागरिक प्रचारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी? बताइए इसका सही उत्तर। बहुत बार इस प्रश्न को आप देखे होंगे और आपको अच्छे से आता होगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, 1893 ईस्वी। नागरिक प्रचारिणी सभा की स्थापना कब हो गई? 1893 ईस्वी में हुई थी। इस प्रश्न से संबंधित और महत्वपूर्ण तथ्यों को जानते हैं। काशी नागरिक प्रचारिणी सभा की स्थापना सन 1893 ईस्वी में श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र तथा ठाकुर शिव कुमार सिंह जी ने की थी। एक बार फिर से, काशी नागरिक प्रचारिणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र तथा ठाकुर शिव कुमार सिंह जी ने की थी। तीनों नाम आप याद रखेंगे। इसके बाद है
नागरी प्रचारिणी सभा हिंदी भाषा और साहित्य तथा देवनागरी लिपि की उन्नति एवं प्रचार प्रसार करने वाली भारत की अग्रणी संस्था है। हिंदी साहित्य के नियमन, नियंत्रण और संचालन में इस सभा का महत्वपूर्ण स्थान है। यहीं से हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किया गया था। कहाँ से? नागरी प्रचारिणी सभा से। इस शब्दकोश के संपादक कौन थे? श्याम सुंदर दास, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और एक प्रश्न पूछा जाता है। हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास, हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास, इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किया था। किसने किया था आपको बताना है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास का प्रकाशन किसने किया था? विकल्प आपके पास है भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता ने, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा ने, हिंदुस्तानी अकेडमी इलाहाबाद ने, नागरी प्रचारिणी सभा काशी ने। तो इस प्रश्न का विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को जानते हैं। काशी नागरी प्रचारिणी सभा 1893 ईस्वी में हिंदी साहित्य का इतिहास, बृहत इतिहास 17 खंडों यानी 17 भागों में प्रकाशित करने की योजना बनी, किंतु इसके 16 खंड ही प्रकाशित हुए। 17 खंडों में प्रकाशित होने की योजना बनी थी, लेकिन 16 खंड ही प्रकाशित हुए थे। हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास, महत्वपूर्ण तथ्यों को जानते हैं। प्रथम भाग, 16 भाग कौन कौन से हैं? प्रथम भाग हिंदी साहित्य की पीठिका, हिंदी साहित्य की पीठिका प्रथम भाग, जो कि डॉक्टर राजबली पांडे के द्वारा लिखित है। फिर द्वितीय भाग है हिंदी भाषा का विकास, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने लिखा। फिर तृतीय भाग हिंदी साहित्य का उदय और विकास, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा। इसके अलावा चतुर्थ भाग की अगर बात करें तो भक्ति काल, निर्गुण भक्ति, जो कि परशुराम चतुर्वेदी द्वारा लिखित है। फिर पंच भाग भक्ति काल, जो कि सगुन भक्ति चंद्रवली पांडे द्वारा लिखित है। फिर षष्ठम भाग श्रृंगार काल रीतिबद्ध, यानी डॉक्टर नगेंद्र द्वारा लिखित है। फिर है सप्तम भाग श्रृंगार काल रीतिमुक्त, पंडित विश्वनाथ प्रसाद द्वारा लिखा गया है। फिर अष्टम भाग हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान भारतेंदु काल, जो कि डॉक्टर विनय मोहन शर्मा द्वारा लिखित है। इसके अलावा नवम भाग में हिंदी साहित्य का परिष्कार द्विवेदी काल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा लिखा गया। आगे है दसम भाग हिंदी साहित्य का उत्कर्ष काल, काव्य नंद दुलारी वाजपेयी द्वारा रचित है। फिर एकादश भाग हिंदी साहित्य का उत्कर्ष काल, नाटक जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा गया। फिर द्वादश भाग में हिंदी साहित्य का उत्कर्ष काल, उपन्यास, कथा तथा आख्यायिका डॉक्टर कृष्णलाल द्वारा लिखा गया। फिर त्रयोदश भाग हिंदी साहित्य का उत्कर्ष काल, समालोचना तथा निबंध डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुधांशु द्वारा लिखा गया। इसके अलावा चतुर्दश भाग में हिंदी साहित्य का अद्यतन काल, राम अवध द्विवेदी द्वारा लिखा गया। बात करते हैं फिर पंचादश भाग यानी भाग 15 हिंदी शास्त्र तथा विज्ञान, डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद द्वारा लिखा गया। फिर है षोडश भाग यानी भाग 16वां हिंदी का लोक साहित्य, राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखा गया। इस प्रकार इस प्रश्न का विस्तारित रूप यही था और महत्वपूर्ण तथ्य का संकलन था। आगे जानते हैं भाषा योग वशिष्ठ, भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं। प्रश्न एक बार फिर से, भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है आपको बताना है। राम प्रसाद बिस्मिल, रमाशंकर वाजपेयी, राम प्रसाद निरंजनी, इनमें से सभी। बताइए इस प्रश्न का उत्तर। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, राम प्रसाद निरंजनी भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं। जानते हैं विस्तार पूर्वक, भाषा योग वशिष्ठ के लेखक राम प्रसाद निरंजनी हैं। यह ग्रंथ विक्रम संवत 1798 यानी सन 1741 ईस्वी में लिखा गया। इसे रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली में लिखा गया, बहुत साफ सुथरा ग्रंथ में बताया है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली में लिखा गया बहुत साफ सुथरा ग्रंथ बताया है। किसे? भाषा योग वशिष्ठ को। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं इससे संबंधित। अब तक पाई गई पुस्तक में भाषा योग वशिष्ठ सबसे पुरानी है, जिसमें गद्य अपने परिष्कृत रूप में दिखाई पड़ता है।
इसे रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली का प्रथम ग्रंथ माना है। इसकी भाषा गुरुमुखी से मिलती जुलती है। पूछा जा सकता है भाषा योग वशिष्ठ की भाषा किससे मिलती जुलती है, तो उसका उत्तर हो जाएगा गुरुमुखी से। इसे भी आप याद रखेंगे। इस प्रकार आज के जो इस वीडियो में महत्वपूर्ण 10 प्रश्न थे, सभी आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे और 10 प्रश्न में आपके कम से कम 50 प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा, ऐसा हमें उम्मीद है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका इसी तरह प्रेम और सहयोग मिलता रहे, बस यही कामना करता हूँ। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने पढ़ाई में व्यस्त रहिए, समय का सदुपयोग करें। बहुत बहुत आपका एक बार फिर से धन्यवाद।